दुनिया भर के बाजारों से है बेहद कमजोरी के संकेत और हफ्ते की शुरुआत गैप डाउन होने के साथ, लेकिन उसके बाद क्या ट्रेडिंग रेंज के निचले सिरे पर बाजार सपोर्ट ले पाएगा, होल्ड करेगा या फिर बड़ी गिरावट के है आसार। पूरे हफ्ते की करेंगे तैयारी। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। करेंगे हफ्ते की शुरुआत कल की छुट्टी से पहले। कहाँ पर रखनी है आपको नजर? कल छुट्टी बाजार बंद है अक्षय तृतीया के मौके पर। यस, कल तो ये छोटा हफ्ता है, इस लिहाज से बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन आइए छोटे हफ्ते के पहले ट्रिगर्स देख लिए जाए कि किस तरह के संकेत हैं। देखने का मन तो नहीं, लेकिन देखना तो पड़ेगा, रोज का काम है, करना ही करना है। आइए, सबसे बड़ा ट्रिगर तो अमेरिकी बाजारों से ही आता हुआ दिख रहा है। गिरावट हुई है और ज़्यादा हुई है, और इतनी ज़्यादा हुई है जिसका कि अंदाजा हमें था नहीं। आउट ऑफ सिलेबस वाली गिरावट है। 1000 पॉइंट फिर से एक बार डाउ लुढ़कता हुआ नजर आया है। नेस्डेक में 4% का बड़ा कट आता हुआ दिखा है। तो ये सारे के सारे बाजार अमेरिका के तेजी से गिरते हुए नजर आए हैं। लेकिन शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद नतीजे आए हैं, उन पर हम पूरा एक्शन देखेंगे। वायदा कारोबार की कंपनियों के भी हैं, तो निफ्टी की कंपनियों में भी इंडसइंड बैंक वगैरह के नतीजे हैं। और आज भी नतीजों के लिहाज से बड़ा एक्शन है। ढेर सारी कंपनियों के नतीजे तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ वायदा कारोबार के शेयरों पर आज से शॉर्ट टर्म ASM लागू होगा, जहां 50 से 100% अतिरिक्त मार्जिन लगाया जाएगा वॉलेटिलिटी के हिसाब से। और साथ ही आज से वो कैश मार्जिन की भी जो रिक्वायरमेंट है, वो नियम भी आज लागू होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में एकमात्र अच्छी खबर जो है वो ये कि जब से GST शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक का ऐतिहासिक कलेक्शन होता हुआ दिखा है। रिकॉर्ड कलेक्शन 1,68,000 करोड़, ये है बड़ा कलेक्शन। पहली बार 1.5 लाख करोड़ के ऊपर ये आंकड़ा निकलता हुआ दिखा। तो ये कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में तो पूरे के पूरे मजबूती के संकेत है, लेकिन मार्केट में संकेत इसके ठीक विपरीत, बेहद कमजोरी। बिल्कुल सर, पर आज मूड नहीं है सर ये मार्केट के साथ शुरुआत करने का। इतना लाल बहुत हो गया सर। ठीक है, देख लेंगे, इस पर तो बात करेंगे। वैसे भी पिछला हफ्ता हमने देखा, एक दिन गैप डाउन, एक दिन गैप अप। बट एक बहुत अच्छी बात है सर, आपको, हमारी टीम को बहुत बहुत बधाई। एनबा अवार्ड्स में तो धूम मचा दी सर। मेरे को तो सरप्राइज है कि इतनी पार्टी के बाद आप आए। जो सेलिब्रेशन का मूड माहौल बना होगा। बेस्ट बिजनेस चैनल और भी कई अवार्ड सर, बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल दीप, पूरी टीम को, हमारे सार्स का जो दमदार पैनल है उन्हें, और हमारे सारे दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। और हकीकत में इस अवार्ड के सबसे ज़्यादा हकदार हमारे दर्शक हैं। और जब मैंने ट्वीट किया अवार्ड के बाद, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए किया, क्योंकि आप हमें देखते हैं तो हम नंबर 1 हैं। हालांकि ये नंबर 1 का खिताब हम अप्रैल 2020 में ही ले चुके थे। अवार्ड थोड़ा सा 2 साल लेट आया है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन फाइनली गोल्ड अवार्ड जो हमें मिला है नंबर 1 बिजनेस चैनल का। एनबा का धन्यवाद है, हमारे सारे दर्शकों का धन्यवाद है, एक्सपर्ट्स का और हमारी टीम का, ये जो दिन रात इतनी मेहनत करके बढ़िया कंटेंट, साफ सुथरा कंटेंट, अच्छी बातें जो कि एक बिजनेस चैनल पर होनी चाहिए, क्वालिटी कंटेंट जो कहते हैं, अल्टीमेटली उसकी जीत होती है। और वो आप देख रहे हैं। सो अच्छा लगता है जब आपके अच्छे काम को सराहा जाए, देखा जाए, पसंद किया जाए। किसे अच्छा नहीं लगता। लेकिन दीप, इसके साथ मैं ये समझता हूँ कि हम पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां आती है, और लोगों की उम्मीदें हमसे बढ़ जाती है। और वो उम्मीदों पर हर रोज सुबह 8 बजे एग्जाम में बैठकर 3:30 बजे पास होना, ये लाइफ का बड़ा चैलेंज है। हम हर रोज एग्जाम देते हैं, कोशिश करते हैं कि अच्छा कर पाए। कई बार गलतियां भी होती है, कई बार चाहे मार्केट का विश्लेषण हो, चाहे खबरों का सिलेक्शन हो जाती है। लेकिन हमारे दर्शकों का बड़ा दिल है, हमारी गलतियों को नज़रअंदाज भी करते हैं, माफ़ भी करते हैं, और हमारे साथ बने रहते। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। 4 साल से जितना आपने पूरा दिल से हमारा साथ दिया, मैं उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले कई सालों में हमारे दर्शकों का, हमारी पूरी टीम का, हमारे सारे एक्सपर्ट्स का इसी तरह हमें साथ मिलता रहेगा, और हम और बेहतर ऊंचाइयों तक बढ़ने की कोशिश करेंगे। बाकी तो ठीक है, नंबर्स, अवार्ड्स आते जाते रहते हैं, होते जाता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि कितने लोग आपको वाकई में नंबर 1 मानते हैं दिल से, वो सबसे बड़ी चीज़ है। और एक और चीज़ जो दीप, मैं कई सारे ट्विटर पर कमेंट्स देख रहा था, कई सारे फ़ोन आ रहे थे, मुझे सबसे बढ़िया चीज़ क्या लगी जी, बात ये नहीं कि हम नंबर 1 हो गए और उसका ढोल बजाएं कि ठीक है ये, लेकिन सबसे बड़ी चीज़, और कुछ दर्शकों ने मुझे मैसेज किया, कई लोग वहाँ मिले, बोलते कि हमें ऐसा फील होता है जैसे हम नंबर 1 हुए। एब्सोल्युटली, ऐसा नहीं कि हाँ चैनल नंबर 1 नहीं हुआ, हम नंबर 1, दर्शकों को लगता है हम नंबर 1 है। तो ये जो अपनापन है, ये जो प्यार है, कि उन्हें लगता है कि हमने अचीव किया है, बिल्कुल यही हमारा अचीवमेंट है। सो अवार्ड से ज़्यादा अचीवमेंट ये है कि हमारे दर्शक
हमारी एक्सटेंडेड फैमिली हमें नंबर 1 मानती है और अपने आप को नंबर 1 मानती है, क्योंकि क्वालिटी कंटेंट देखना भी हर एक के बस की बात नहीं। जी बिल्कुल। लड़ाई झगड़ा आलतू फालतू की चीज़ें देखने के लिए सब तैयार हो जाते हैं, लेकिन क्वालिटी कंटेंट देखने के लिए आपको दिल और दिमाग से मजबूत होना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो आपको लगेगा ना कि सेंसेशनल कंटेंट तो हर किसी को पसंद आता है, लेकिन जब आप अच्छा कंटेंट बनाते हैं तो उसके लिए भी दर्शकों में भी तो क्वालिटी होनी चाहिए, और वो हमारे दर्शकों में है। और इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि हमारे दर्शक हमें दिल जान से प्यार करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, लीडरशिप और गाइडेंस के लिए, जिसके नेतृत्व में हमने देखा इतनी शानदार परफॉर्मेंस रही है। जी बिजनेस की बेस्ट बिजनेस चैनल ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, और भी कई सारे अवार्ड्स मिले हैं हमारे प्रोग्रामिंग जिग्निशन को हमारे अवार्ड मिला है, न्यूज़ पर व्यूज। हाँ, ये एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है। जिग्निशन तो हमारा अवार्ड विनिंग शो है, ऑटो स्पेस में हर साल अवार्ड लेता है। बिल्कुल। तो स्वाति खंडेलवाल और उनकी पूरी टीम को भी बहुत बहुत बधाई, जिग्निशन की टीम को। न्यूज़ पर व्यूज में लगातार दूसरा साल है जब से हमने शुरू किया, तब से ये अवार्ड ले रहा है। और एक और चीज़ इसमें यहाँ कहना चाहता हूँ कि ये एक ऐसी स्पेस है यहाँ जब हम मैनेजमेंट के इंटरव्यू करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ वो बात करते हैं जो आपके इंटरेस्ट के सवाल वो पूछे जाते हैं जो आप जानना चाहते हैं, बजाय इसके कि मैं ऐसे सवाल पूछूं जिससे ये पता चले कि देखिए मैं 30 साल का एक्सपीरियंस CS हूँ, मुझ में इतना ज्ञान है, मुझे ये सब पता है और अब आप बताइए। उसके बजाय अगर मैं कोई एक रांची, पटना, जालंधर, रतलाम में कोई बैठा हुआ हमारा एक दर्शक है, वो क्या जानना चाहता है, उसके बिहाफ पे अगर सवाल पूछो, उसके समझ में आए कि हाँ ये मेरे काम का सवाल था, और वैसा आंसर आपको अगर मिल जाए उस मैनेजमेंट से, तो मुझे लगता है वो इंटरव्यू काम का है। और शायद यही वजह आप देखते होंगे कितने सारे कॉर्पोरेट्स जो हमारे पास आते हैं वो ये कहते हैं कि हम आपके बड़े फैन हैं, हम चैनल हमेशा देखते हैं, क्योंकि उन्हें ये समझ में आता है कि इस चैनल पे हम काम की बात करते हैं, दर्शकों के इंटरेस्ट की बात करते हैं, जो उन्हें समझ में आए, जो उनकी जरूरत है। तो ये एक बड़ा बदलाव है, और इस लिहाज से न्यूज़ पर व्यूज से जो हमारा शो है उसे बेस्ट टॉक शो में अवार्ड मिला है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बदलाव लाने की कोशिश है कि किस तरह से आप कंटेंट और सवाल वो बनाएं जो दर्शकों के काम के हों। तो आई थिंक ये अच्छा लगा, बिल्कुल सर। ये एक जो क्वालिटी प्रोग्रामिंग की आप बात कर रहे थे, एग्जैक्टली उसी का रिफ्लेक्शन है। और आज भी न्यूज़ पर व्यूज में 2 खास मैनेजमेंट से हम बात करेंगे। हर दिन हम अच्छी मैनेजमेंट लाने की कोशिश करते हैं, और वो हमारी कोशिश रोज जारी भी रहेगी। अच्छा सर, अच्छी बात तो हो गई, अब थोड़ा मार्केट पे भी डालें, हकीकत पे आ जाए, सितारों से जमीन पर। एक हफ्ते में 2 बार ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स की गिरावट सर डाउ में आती है, नैस्डैक 4% टूटता है। गिरावट एक्सपेक्टेड थी, आउट ऑफ सिलेबस गिरावट पर आप क्या कहेंगे? कई बार है ना, सबसे ज़्यादा ना जो मुझे कमेंट मिलते हैं, जो मुझे लोगों से तारीफ मिलती है, वो इस बात की मिलती है कि मार्केट कैसा भी आपका चेहरा मुस्कुराता रहता है, आप बैठे रहते तो हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि गिरेगा तो भी कोई बात नहीं, अनिल जी बैठे हैं। और हकीकत में बताऊँ, मैं कुछ नहीं करता। अच्छा, मेरे हाथ में है क्या जो मैं कुछ कर पाऊँ? मेरे हाथ में हो तो क्या मैं कभी डाउ को 1000 पॉइंट गिरने दूं, कभी 300 पॉइंट नीचे खुलने दूं, रोज ही ऊपर जाएगा, वो है नहीं। लेकिन वो जो एक कॉन्फिडेंस लोगों का आता है, लेकिन कभी कभी है ना, अब जिस तरह से अमेरिका कर रहा है ना, अब मुझे भी है ना वो कॉन्फिडेंस देने में कॉन्फिडेंस कम हो रहा है बिल्कुल कि भाई इस लेवल की वोलेटिलिटी, इस तरह का उतार चढ़ाव अच्छे संकेत नहीं देता है सर। बिल्कुल, क्योंकि आप बिना किसी खास वजह के 1000 पॉइंट टूटे, ये थोड़ा है ना समझने और संभलने वाली बात है। अब 2 चीजें हैं दीप, शुक्रवार को क्यों गिरे पता नहीं, सिंपल पता नहीं, ब्याज दरें 0.5% बढ़ेंगी, कब से नहीं पता हमें, पता है। नतीजे अच्छे और खराब मिक्स आ रहे हैं, कब से नहीं पता है। और स्पेशली आईटी के नतीजे खराब आ रहे हैं, और नैस्डैक पहले से इसी वजह से नीचे, ये भी पता है। बॉन्ड यील्ड आपके अभी भी 3% के नीचे, डॉलर इंडेक्स 104 पहुंचकर 103 के आसपास आया है। सो नया खराब कुछ भी नहीं हुआ, एक्सेप्ट कि डाउ बहुत जोर से गया, एक्सेप्ट कि नैस्डैक जोर से गया, अमेज़न ने गिरा दिया। सो अब क्या है कि अगर डाउ नैस्डैक को देख के गिरना शुरू करे तो ये चिंता की बात बिल्कुल है ना। ये ऐसा हो गया कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में सेल ऑफ देख के निफ्टी गिरना शुरू करे। जी एग्जैक्टली, निफ्टी बैंक निफ्टी को देखकर थोड़ा कम बढ़े या हल्का कमजोर हो जाए कि चलिए बैंक निफ्टी 3% 1% घटा है, हम 1/4% तो घटे जी, उतना तक तो ठीक है। लेकिन अगर निफ्टी आप सोचो मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों पर रिएक्शन देना पड़े तो चिंता होगी कि नहीं होगी कि भाई ये क्या है। बिल्कुल, कि मिड कैप स्मॉल कैप गिर रहे हैं इसलिए निफ्टी गिरना चाहिए। सिमिलरली नैस्डैक का इतना फॉल देखकर अगर डाउ को लगता है कि चिंता है तो फिर सोचने वाली बात है। अब
जो हो गया वो तो हो गया, हमें नहीं पता था 1000 पॉइंट गिरेगा, किसी को नहीं पता था। और मैं पिछले 2 हफ्ते से दीप लगातार चिल्ला चिल्ला के बार बार यही कहता हूं कि बिना हेजिंग ओवरनाइट पोजीशन मत रखिए, चाहे वो तेजी की हो चाहे मंदी की हो। एक दिन गैप से खुलना है, एक दिन। अब आप सोचो, शुक्रवार का हाई पता है हमारे बाजार 17,377, ट्रेडिंग रेंज का एकदम हायर, एब्सोल्युटली। और आज ट्रेडिंग रेंज का एकदम लोअर एंड 16,800 के करीब। बिल्कुल। और मतलब ट्रेडिंग सेशन के लिए आज से देखें तो 24 घंटे भी नहीं। एग्जैक्टली, करेक्ट, एग्जैक्टली। शुक्रवार को सुबह हम 17,400 के नजदीक थे, अब 16,800 के नजदीक। ये है वोलेटिलिटी। और इसीलिए ओवरनाइट पोजीशन हेजिंग की रखना, हेजिंग रखना बहुत जरूरी है अनएक्सपेक्टेड फॉल के लिए। अब गैप से तो खुलेंगे। अमेरिकी बाजारों से जो संकेत है, मुझे जो समझ में आ रहा है दीप, वो ये कि अब 2 चीजें हमें देखनी, जो हो गया उसको बदल नहीं सकते, हो गया। पहली, जो फेड की मीटिंग है, 0.5% बढ़ना है, सब डिस्काउंट है, लेकिन 0.5% बढ़ने के साथ फेड क्या कहता है। तो सबसे बड़ा ट्रिगर अब जो है, अगर अमेरिकी बाजारों को सेटल होकर वापस रिकवरी देनी है, वो फेड की मीटिंग के आसपास या उसके बाद। आज 2 तारीख है, कल छुट्टी है हमारी, परसों मीटिंग है, और 5 को, परसों शाम को तो हमारे लिए थर्सडे हो गया, तो 5 तारीख को हमें समझ में आएगा कि क्या होना है क्या नहीं। ठीक है, गुरुवार को हम उस पर रिएक्शन देंगे। सो पहली चीज तो ये गुरुवार तक का ये मामला है। एक दूसरा, 9 मई नोट करके रख लीजिए। 9 मई को क्या है, 2 चीजें हैं, एक हमारे यहाँ लोकल, दूसरी इंटरनेशनल। लोकल, LIC का IPO 9 मई को बंद होगा। LIC के IPO से भी बाजार का मूड माहौल, किस तरह का रेस्पॉन्स मिलता है, क्या होता है, उससे बनेगा। और दूसरा, 9 मई को रशिया यूक्रेन में कुछ हो ना हो, सब बात करते हैं, हम भी कर रहे हैं कि 9 मई बड़ा दिन हो सकता है, रशिया का विजय दिवस क्या होता है, वो होता है, जो भी होता है। तो हम उसमें नहीं जा रहे कि रशिया उसमें कुछ फाइनल कर देगा, नहीं करेगा। ये जनरल न्यूज चैनल के लिए भी कुछ छोड़ना चाहिए इस तरह की चीजें। थोड़ा तो वो बाय द वे, हम बताऊं, ये बात निकली तो बता देता हूँ कि अनुराग ठाकुर साहब थे, सूचना प्रसारण मंत्री, चीफ गेस्ट थे उस एनबा प्रोग्राम में, और उन्होंने बोला भी कि हमने एक INB मिनिस्टर ने गाइडलाइन भेजी हमें भी आई, सारे चैनल्स को आई है, वो एक उनका सर्कुलर आया था, जिसमें उन्होंने लिखा कि भाई किस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे हो। सही बात। हर रोज कभी यूक्रेन को मटियामेट कर देते हैं, कभी न्यूक्लियर वॉर कर देते हैं, कभी थर्ड वर्ल्ड वॉर कर लेते हैं। जो इरेशनल और इरेस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग हो रही है अक्रॉस मीडिया, जिसके हम भी पार्ट हैं, भले हम नहीं करते हो या कम करते हो, वो एक अलग बात हो सकती है, क्योंकि फॉर्चुनेटली हम जनरल न्यूज चैनल नहीं है और हमें उतना सेंसेशन करने की जरूरत नहीं होती। हम उतना ही बताते हैं जितना मार्केट के लिए आज से जरूरत है। लेकिन ये जो चीजें हो रही है उस हिसाब से, इसलिए मैं वो उसको एक्स्ट्रा हाईलाइट नहीं करना चाहता कि 9 मई बहुत बड़ा दिन हो सकता है। लेकिन हाँ, क्योंकि 9 मई की डेट की एक रिलीवेंस है, और रिलीवेंस इंटरनेशनल के साथ साथ हमारी लोकल है, हमारे LIC के IPO के लिहाज से। तो हम देखेंगे 9-10 मई के बाद, देखते हैं बाजार का डायरेक्शन क्या रहता है। तो अगले 5-7 ट्रेडिंग से 4-5 ट्रेडिंग सेशन आपको शांति से निकालने हैं। इसी के लिए आपको कल छुट्टी भी मिल रही है ताकि एक दिन का स्ट्रेस कम रहे। तो ओवरऑल ग्लोबल संकेतों में फेड की मीटिंग और लोकल संकेतों में LIC के IPO का रेस्पॉन्स, ये 2 चीजें हैं जो की ट्रिगर है। और तब तक शायद हम थोड़ा वॉलेटाइल रहें, खराब रहें, और उसके बाद थोड़ा सेटल होने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टूड सर। तो चलिए, थोड़ा वॉलेटाइल समय और 1 हफ्ते के लिए बाजार में रह सकता है। LIC के IPO की बात करी सर, तो ऑफ कोर्स हमारा तो पूरा फोकस है, स्पेशल कवरेज आज से शुरू हो रही है। बताएं सर, क्या क्या करेंगे? बहुत काम करवाया आपने मुझे कल परसों वीकेंड पे छुट्टी पे, मतलब एक तो ट्रैवल, ऊपर से LIC के IPO के लेकर। मैं हमारे दर्शकों को बताऊं कि जो 11 बजे हम LIC के IPO की पाठशाला लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम आपको ये भी बताएंगे। आमतौर पर मैं जिस दिन इशू खुलता है उस दिन मैं बताता हूँ इशू में पैसा लगाना है नहीं लगाना है, लेकिन LIC के IPO का हम स्पेशल शो कर रहे हैं, पाठशाला करें। तो आज 11 बजे हम आपको बताएंगे क्या आपको LIC के IPO में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना है। तो लॉन्ग टर्म लगाना है, शॉर्ट टर्म लगाना है, कैसे लगाना है, एक ये चीज। दूसरी चीज, ढेर सारे ऑप्शंस हैं, पॉलिसी होल्डर, रिटेल एम्प्लॉइज के अलग अलग तरह के डिस्काउंट। बहुत लोगों को कंफ्यूजन भी है, सवाल भी है कि कब डिस्काउंट मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस प्राइस पर अप्लाई करना है। आप यकीन मानिए, हमने 4 से 5 कॉन कॉल हमारी टीम के बीच में किए, जिसमें सारे रिपोर्टर से लेके हमारी पूरी रिसर्च टीम और हमारी प्रोडक्शन टीम के साथ में कम से कम हमने 4 से 5 मर्चेंट बैंकर को फोन किया है, PR एजेंसीज को किया है, LIC के मैनेजमेंट को किया है। ऐसे ऐसे सवाल पूछे जो आप जानना चाहते हैं और जिसके सवाल आते हैं। देखिए, आमतौर पर जो सबसे ये लॉट साइज है, इस पे अप्लाई करिए, ये तो सबको पता है। उसमें क्या हम नया बता रहे हैं। हम कुछ उस पाठशाला में ऐसे सवालों के जवाब लेकर, मसलन अगर किसी के पास माइनर का अकाउंट है, ठीक है, और वो माइनर पॉलिसी होल्डर भी है,
तो क्या उसको बेनिफिट मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कैसे मिलेगा, ऐसे कई सारे सवाल हैं। बिल्कुल। 3 डिस्काउंट है, ठीक है, मैं LIC का एम्प्लॉय भी हूँ, पॉलिसी होल्डर भी हूँ, और साथ ही साथ मैं रिटेल इन्वेस्टर में भी लगाना चाहता हूँ। क्या मुझे तीनों का डिस्काउंट 45 और 60 मिलाकर 150 रुपए मिल जाएगा? आते नहीं सवाल तो आता है, आना चाहिए। ये सारे ऐसे मुश्किल सवाल है जिनके जवाब हमारी टीम ने निकालने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है, दिल में कोई सवाल है जो आप जानना चाहते हैं, तो प्लीज अभी भी मुझे लिख के भेजिए। 11 बजे हम लाइव शो करेंगे, #LIC IPO with Z, ये वो आपके लिए हैशटैग के लिए पर्पज ये है कि अगर आप इस हैशटैग के हिसाब से हमें सवाल भेजेंगे तो हमारी सोशल मीडिया टीम आसानी से उसे ढूंढ पाएगी और सारे आपके सवाल हम स्कैन कर लेंगे। और कोई भी सवाल अगर ऐसा है जो हमने अब तक उसको शो में शामिल नहीं किया है, हम तुरंत उसको शो में शामिल कर लेंगे। तो आपके जो भी सवाल है भेजिए। जहाँ तक प्लानिंग का सवाल है दीप, सबसे बड़ी तो ये LIC की आप 2 ही चीज़ जानना चाहते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि भाई पैसा लगाना नहीं, दूसरा ये कि जो सारे सवालों के जवाब किस तरह से लगाना है। अब 949 की प्राइस है, 949 में से समझो 45 रुपये मुझे डिस्काउंट मिल रहा है, तो 45 घटा के लगाऊं या 949 पे लगाऊं, कट ऑफ का क्या मतलब रहेगा, पैसा कितना मेरे अकाउंट में से निकलेगा, है ना, कितना मेरे अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए, 50 चीजें हैं। एक लोट के लिए लगाना है, ज्यादा लगाना है, ये सारी चीजें हैं। इसको हम आपको आसानी से समझाएंगे। तो 11 बजे मिस मत करना, मैं और दीप आप लोगों के साथ होंगे। तो LIC के IPO की पाठशाला A to Z सारे सवालों के जवाब। और यकीन मानिए इसके लिए तो मैं कह सकता हूँ हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, और वो हमारी पूरी टीम के लिए कॉम्प्लीमेंट भी है। कम से कम 2 से 3 लोगों ने, जो PR एजेंसीज भी है, मर्चेंट बैंकर्स भी हैं, अरे आप इतना क्यों कर रहे हो ये सवाल कहाँ से आपके दिमाग में आ रहे हैं, बोला ये क्यों जानना चाहते हैं? यही चीजें हैं जो हमें सेटिस्फेक्शन देती है। बिल्कुल। क्योंकि बाजार तो हमारे हाथ में है नहीं कि 225 नीचे खुले उसको रोक पाए। लेकिन जो हमारे हाथ में है कि कुछ अच्छी चीजें, कुछ अच्छा कंटेंट बनाने की आपके लिए कोशिश करें। आपको लगेगा आधा घंटे के शो के लिए जो मेहनत पीछे कम से कम 10 से 15 लोगों की गई है, वीकेंड मैंने सबका खराब कर दिया इन लोगों का। फंड मैनेजर्स का भी किया है, बुक रनर्स का भी किया है, सबका ये भी चाहिए, इसका भी जवाब चाहिए। अच्छा, प्लस क्या होता है, सवाल ऐसे है ना जिसमें आप किसी एक को सुन के कंफर्म मान नहीं सकते। क्रॉस कंफर्मेशन भी बहुत जरूरी है। कल को हम एक का किसी का सुन के गलत बता दें तो अल्टीमेटली आप तो हम पर भरोसा करते हैं और वो भरोसा आपका जाना नहीं चाहिए। आपका वो भरोसा बरकरार रहना चाहिए कि अगर हमने बताया तो पूरी रिसर्च करके सोच समझ के बताया, और उसके पीछे बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसलिए एक चीज को 2 बार 3 बार अलग अलग सोर्स से अलग तरीके से कंफर्म करना जरूरी है। DRHP को हमने चार्ट लिया है, गोट कर पी लिया है, कौन से पेज पे क्या है बता कौन से पेज पे क्या है ये सब बता सकते हैं आपको। तो मजा आएगा दीप LIC की पाठशाला। तो 11 बजे LIC IPO की पाठशाला जरूर जुड़िए हमारे साथ। आपके सारे सवाल और क्या करना है इस IPO पर अनिल जी अपनी राय देंगे। पर आज के बाजार पर सर अब अपनी राय दें, कैसे देखना आज का सेटअप? ग्लोबल संकेत नेगेटिव साइड पर है जी, FIs के संकेत नेगेटिव हैं, घरेलू फंड्स के संकेत पॉजिटिव साइड पर हैं दीप, वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल से हल्के से पॉजिटिव साइड पर हैं, सेंटीमेंट सावधानी से नेगेटिव साइड पर है। नेगेटिव क्यों नहीं लिखा मैंने, अच्छा नहीं लिखा, ठीक है, सावधानी वाला लिख दिया है, और ट्रेंड न्यूट्रल साइड पर। ये आज के संकेत। अब आइए सपोर्ट जोन, जहां हम खुलेंगे वो पहला और इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 16,850, सॉरी 16,875, 16,950। ये आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। इस रेंज में हम कहीं कहीं खुलने चाहिए। उसके बाद दीप 16,750 से 16,825 की रेंज होगी जो अगला मजबूत सपोर्ट हो सकता है। यहां पर दीप एक चीज बताना चाहता हूं, अभी तक इस फॉल में हमने 16,825 के आसपास का लो बनाया है, ठीक है, और वहां से हमने रिकवरी देखी थी 17,600 के आसपास तक की। तो 16,800 के नीचे, 825 के नीचे फ्रेश बिकवाली होती है। सो एक बार हो सकता है आजकल में बाजार उस स्टॉप लॉस को ट्रिगर करने की सोचे, क्योंकि हमने भी चिल्ला के कई बार बोल दिया 16,800 17,000 सपोर्ट जोन है, 17,400 17,600 सप्लाई जोन है, ऊपर 200 पॉइंट में वहां आए तो बेचिए, यहाँ आए तो खरीदिए, और वो अब तक फॉर्मूला ठीक चल रहा है। सो एक बार वही वाली बात है ना कि मार्केट में आम राय हमेशा सही हो, गलत नहीं, जरूरी नहीं है। सो एक बार हो सकता है 16,800 के नीचे, आज जरूरी नहीं, अगले 1-2 दिनों में, इस हफ्ते में कभी भी एक बार स्टॉप लॉस ट्रिगर करने के लिए आज से वहां आ सकता है, और उसके बाद वापस रिकवरी हो। तो वो एक सावधानी आपको रखनी पड़ेगी डिसिप्लिन के तौर पर स्टॉप लॉस रखना भी जरूरी है। लेकिन अगर रिवर्सल आए और वो रिवर्सल इस तरह का दिखे कि मार्केट नीचे सिर्फ ज्यादातर ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस ट्रिगर करने के लिए आया था और वापस रिकवर कर रहा है, वो आपको थोड़ा सा अलर्टनेस रखनी पड़ेगी। कहना आसान है मेरे लिए, आपके लिए करना मुश्किल है, लेकिन बताना तो
मेरा फर्ज है जी बता रहा हूँ, हम भी कोशिश करेंगे आपको बनाए, लेकिन ये चीज ध्यान रखनी जरूरी कि नहीं तो क्या होता है कई बार दिक्कत इस बात की नहीं होती कि आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, दिक्कत सबसे बड़ी इस बात की होती है कि स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, ट्रिगर होते ही मार्केट घूम गया और फिर उस लेवल तक पहुंच गया जहां आप वाकई में बेचना चाहते थे। तो आपने जिस ट्रेड में प्रॉफिट होना चाहिए उसमें आपने लोएस्ट पॉइंट पे नुकसान करके निकल गए, तो वो बड़ी तकलीफ देता है। सो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन आप और हम इसको साथ करने की कोशिश करेंगे। ऊपर की तरफ एक बार गैप से नीचे खुलने के बाद 17,000 17,050 आपके लिए हल्की फुल्की रुकावट की जगह होगी। 17,100 17,175 प्रॉफिट बुकिंग जोन निफ्टी पर। बैंक निफ्टी 35,525 35,725 पहली रेंज है जहां पर हम खुलने की कोशिश करेंगे, वक्त बिताएंगे। 35,500 के नीचे फ्रेश कमजोरी बनती है जैसे 16,800 के नीचे निफ्टी पे बनती है। सो अगला बड़ा लेवल जो निकल कर आता है सपोर्ट के लिहाज से वो होगा 35,025 से लेकर 35,200 का। ऊपर गैप से खुलने के बाद 36,000 के पार निकलने में चैलेंज होगा, तो 36,050 36,175 हल्की फुल्की रुकावट की रेंज है और 36,300 36,500 परफेक्ट बिकवाली की रेंज है जहां पर आप प्रॉफिट बुकिंग शॉर्ट बिकवाली जो आपको ठीक लगे वो करिए। अंडरस्टूड सर। सपोर्ट और रेजिस्टेंस 17,100 पर हम बंद हुए। 17,050 16,975 16,950 ये तीन छोटे सपोर्ट लेवल है, इसके नीचे खुलेंगे। 16,875 16,825 और 16,800 ये मीडियम रेंज और नीचे 16,750 16,700 तक के लेवल्स होते हैं अगर 16,800 हमने तोड़ा तो। ऊपर की तरफ लेवल्स कम है। 17,150 175 17,100 पे तो बंद ही हुए। 150 175 200 225 पर 250 भी होता है, लेकिन इतना गैप से खुलने के बाद आज के लिए इतने लेवल काफी है। बैंक निफ्टी 36,000 से थोड़ा सा ऊपर हम बंद हुए हैं शुक्रवार को। आज जो खुलेंगे पहला सपोर्ट लेवल सीधा 36,000 के नीचे आ रहा है। 35,950 35,850 35,750 ये तीन छोटे लेवल हैं। उसके बाद जो मीडियम लेवल है 35,525 35,425 ये 100 पॉइंट की रेंज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती है, यहाँ रुकना चाहिए मेरे हिसाब से। पहला लेवल तो 725 का जहाँ खुलेंगे 750 725 का वहाँ खुलेंगे। 525 425 में रुकेंगे, इसके नीचे गए तो मामला गड़बड़ है। तब 35,250 35,025 और 35,200 की रेंज आती है। तो उससे पहले जो सपोर्ट लेवल है 35,325 35,200 और 35,025 इससे नीचे की कमजोरी मैं नहीं देख रहा फिलहाल। ये है आपके लिए बैंक निफ्टी पर सपोर्ट। ऊपर 36,000 के आसपास आप बंद हुए हैं तो पहला ऊपर का लेवल 36,050 ही है जहां क्लोजिंग है। 36,175 275 350 400 450 इतने काफी, बस ऊपर के लेवल ज्यादा देने की जरूरत नहीं। ठीक है सर, क्लियर है, ज्यादा है नहीं। एफआईएस हल्के हैं सर, पीसीआर भी फ्राइडे की गिरावट में काफी तेजी से नीचे आ गया। अच्छी बात यह कि 35 से 37% तो एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन कम है। सो इंडेक्स में बिकवाली का डर कम है। सी क्या होता है, देखो जो जिसको बेचना है वो तो बेचेगा, वो इंडेक्स बेचे या स्टॉक बेचे, आप कह रहे हो उसमें क्या फर्क पड़ता है, इंडेक्स नहीं बेचा स्टॉक बेचे, बात सही है। लेकिन अगर आप स्टॉक क्यों बेचते हैं, या तो रिजल्ट खराब है, या आपको लगता है बहुत वैल्यूएशन महंगे हो गए, या बाजार खराब लग रहा है, तीन ही रीजन हो सकते हैं। ठीक है, तो रिजल्ट पे जिसको बेचना हो तो बेचेगा ही बेचेगा। रहा दूसरे कारण के भाई बहुत बढ़ गया, तो बहुत बड़े में तो कौन से अभी सब ऊपर से तो नीचे आए हुए, कोई दो चार छोड़ दो जो लाइफ हाई पे है गिनती के, करेक्ट, बाकी तो सब नीचे है। तीसरा रीजन होता है बाजार खराब होने का। अगर आपको बाजार खराब लग रहा है तो आप सिर्फ स्टॉक थोड़ी बेचोगे, निफ्टी भी बेचोगे, इंडेक्स भी बेचोगे, या स्टॉक ना बेचो तो निफ्टी बेच के हेज करोगे। तो वो तीसरी वाली जो रिस्क है कि जहां आप स्टॉक भी बेचो और इंडेक्स भी बेचो, वो आपके लिए कम है। राइट, क्योंकि आप इंडेक्स पे लॉन्ग पोजीशन ही 37% पे हो, बहुत जरूरत से ज्यादा इंडेक्स पे लॉन्ग पोजीशन है नहीं सीरीज की शुरुआत में। तो ये कंफर्ट है कि कम से कम मतलब दोनों हाथों से भर भर के नहीं बेचोगे, एक से ही बेचना है कि चलो मेरा राइट हैंड चल रहा है तो राइट ही चले, राइट लेफ्ट दोनों से कॉम्बिनेशन, हाँ फाइटिंग दोनों से, दोनों तरफ से मुक्के मारे तो समझना मुश्किल है। सो इंडेक्स को लेकर थोड़ा सा ये अच्छी चीज है या कम खराब चीज समझ लो, लेकिन स्टॉक रिलेटेड बिकवाली तो होगी, वो तो झेलनी पड़ेगी, वो है आपके लिए। तो ये आपके लिए 35 से 37% थोड़ी बढ़कर आई, लेकिन बहुत कंफर्टेबल रेंज है। सीरीज के पहले ही दिन डीप पुट कॉल रेशियो 1.36 से 96 पर आ गया, 0.96, ये बहुत बढ़िया। तो बाजार लाइट है, और शुक्रवार को भी हम ये बात करते हैं कि लाइट सीरीज पे कर रहे हैं। तो दो चीजें होती है। अप्रैल की सीरीज में क्या हुआ, अप्रैल की सीरीज में आपने पहले हफ्ते में अप्रैल की सीरीज में बढ़िया मजबूत ऐसा लगा कि क्या सीरीज होगी, और फिर पानी पिला दिया 3 हफ्ते। करेक्ट, उल्टा हो रहा है मई में, पहले हफ्ते में आपको पानी पिलाने की तैयारी। बिल्कुल, तो बढ़िया है। फेड की मीटिंग निकल जाए, 9 तारीख का आईपीओ निकल जाए, हो सकता है उसके बाद, हो सकता है बिल्कुल। हमने तो बोला ही नहीं सेलिंग में गो अवे, हमने तो कुछ नहीं बोला ऐसा। तो प्लेटफॉर्म बन रहा है आपके लिए, करेक्ट है ना। तो ठीक है, जो है उसमें अच्छी अपनी क्वालिटी चेक कर लो, हेजिंग रखो, ट्रेडिंग पोजीशन कम करो, डरना नहीं कुछ नहीं। क्या ऐसा तो गोदरेज का ताला थोड़ी लग जाएगा एक्सचेंज पे। ठीक है, मार्केट है ऊपर नीचे। हाँ,
उतना ही खाओ जितना पचा सको। इनफैक्ट उससे भी कम हो, गर्मियों के सीजन में कम ही खाना चाहिए, वैसे भी बोलते हैं। तो जितना पचा सको उसका 25-50% ही खाओ, जगह रखो। हाँ, तो अभी हल्के रहने में समझदारी है, ओवरनाइट पोजीशन कम रखने में समझदारी है। इंट्राडे में अब सोचो आप दीप, 17,370 का हाई और 17,050 एक तरफा कैसे दिया शुक्रवार को? स्क्रीन देख के डर लग रहा है। बिल्कुल। तब आपको याद है हम बात भी करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका तेज गिर जाएगा। इंडियन मार्केट्स कई बार पहले प्रीएम्प्ट कर लेते हैं, एंटिसिपेट कर लेते हैं, अनुमान लगाते हैं। आप देखो जो हिसाब से आखिरी 1-1.5 घंटे में दिया वैसा ही हुआ। करेक्ट। अच्छा वो मैं 2 बजे नहीं देता, स्ट्रेटेजी 2:30 बजे देता हूँ तो वो 2:30 बजे का फैक्टर और टाइम कोई मुहूर्त से नहीं निकाला हुआ है मुंह के हिसाब से निकाला है कि आखिरी 1 घंटे में। और उसका रीजन भी बताता हूँ। कई बार लोग पूछते थे आखिरी 1 घंटे में मार्केट, ग्लोबल मार्केट रात को कैसे रहेंगे, स्पेशली अमेरिका, उसका अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। इसलिए वो 2:30 बजे के हिसाब से 2:30 से 3 बजे का टाइम मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है एनालिसिस करने के लिए। नहीं तो क्या है, मैं 2 बजे भी कर दूं, कोई डेटा तो आ ही जाता है, हर वक्त अवेलेबल है। लेकिन वो 2:30 बजे से 3 बजे के बीच का टाइम जो है, वहाँ ग्लोबल मार्केट्स को हम अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि रात को क्या हो सकता है अमेरिका में, और उस हिसाब से हमें आखिरी 1 घंटे में पोजीशन किस तरह की बनानी है, किस तरह की कम करनी है। तो ये है आपके लिए डेटा। विक्स अनचेंज है। पोजीशंस मौजूदा क्या करना है सर? 16,800 ये स्टॉप लॉस है, गैप से चूंकि खुल रहे हैं इसलिए जी। वैसे तो अदरवाइज तो खुलते आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो ही जाता है। और जो आपका क्लोजिंग बेसिस पे 16,950, शुक्रवार को भी यही दिया था 16,950 इंट्राडे और क्लोजिंग, शुक्रवार को ट्रिगर नहीं हुआ। अब आज इंट्राडे का मैंने थोड़ा नीचे कर दिया 16,800, क्लोजिंग 16,950। बैंक निफ्टी क्लोजिंग स्टॉप लॉस तो शुक्रवार का और पिछले पूरे हफ्ते का 35,900 ही है, वही रखेंगे। ठीक है। इंट्राडे में भी अगर आपको कम रखनी 35,900 तो खुलते ही ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर आपके लिए अब नया स्टॉप लॉस 35,500 का निकल कर आता है। अगर आपको लंबा रखना है तो छोटा रखना है तो निफ्टी में भी 16,950 रखिए इंट्राडे, और बैंक निफ्टी में भी इंट्राडे 35,900 रखिए। अगर आपको छोटा रखना है तो खुलते ही ट्रिगर हो जाएगा, और बड़ा रखना है, और जिन्होंने हेजिंग के लिए आज से पुट लिया है उनके लिए आराम है। बड़ा गैप से खुल रहा है तो आपको नुकसान तो होगा, कम होगा। ठीक है। मार लगेगी, फ्रैक्चर आएगा, ठीक हो जाएगा। हाथ में नहीं टूटेगा, ऐसा नहीं कि रोड बिठानी पड़ रही, नया ऑपरेशन करना पड़ रहा है, वैसा नहीं होगा। ठीक है ना? ठीक है सर, अंडरस्टूड। शॉर्ट साइड 17,150 इंट्राडे और क्लोजिंग एक ही स्टॉप लॉस, 36,100 इंट्राडे और क्लोजिंग एक ही स्टॉप लॉस। यानी कि अगर हरे निशान में निफ्टी आता हुआ दिखे, बैंक निफ्टी आता हुआ दिखे आज, तो फिर इसका मतलब ये कि बैंक निफ्टी ने नीचे का रास्ता पूरा करके ऊपर जाने की फिर से कोशिश की, जो कि होगा नहीं, आप हम जानते हैं, बट ठीक है, स्टॉप लॉस का लेवल यही है। ठीक है। नई पोजीशन खरीद, सॉरी बेचे क्या करें, अंदर से निकल जाता है मूड तो वही है। खरीदेंगे ऐसा नहीं खरीदेंगे, आने दो नीचे। पहले बेचने वाला मामला जो है वो 17, अगर ज्यादा गैप से ना खुले 250 पॉइंट नीचे खुलने पे तो क्या बिकेगा, लेकिन अगर समझो गलती से 125-150 पॉइंट नीचे खुले, तैयारी रहनी चाहिए। मिले मौका कम गैप से खुलने पे तो बेच सकते हैं। 17,150 स्टॉप लॉस होगा। 16,950, 875, 825, 800, 750 और 700 तक के टारगेट बनते हैं आपके लिए नीचे की तरफ। जो लोग खरीदना चाहते हैं, खरीदने की रेंज में आपको दे दूं, निफ्टी खरीदना है आपको 16,800 से 16,875 की रेंज में। एग्रेसिव ट्रेडर्स के तौर पर स्टॉप लॉस भी दूर है 16,700 का, वो लगा के खरीद पाए तो ही खरीदिए। 16,950, 16,975 दो छोटे टारगेट, 17,050, 17,100 मीडियम टारगेट, 17,150 का फाइनल टारगेट। और आप देख रहे होंगे 5 ही टारगेट दिए, ऐसा क्या नहीं, बेचने में तो 8 टारगेट और खरीदने में 5। तो उसका वजह ये कि आप खरीद क्लोजिंग प्राइस पे नहीं गए, बहुत नीचे की प्राइस पे खरीद रहे हैं। 250-300 पॉइंट नीचे खरीदने की रेंज आ रही है, इस हिसाब से आपको टारगेट्स ऊपर के छोटे दिए। अब आइए बैंक निफ्टी, बेचे बैंक निफ्टी, यहाँ पर भी स्टॉप लॉस 36,100 का, हरे निशान में फिर से बैंक निफ्टी आ जाए 36,088 पर आप बंद हुए, उसके थोड़ा ऊपर स्टॉप लॉस लगा लीजिए। वापस अगर ग्रीन में आ जाता है तो बहुत कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस ट्रिगर, और ज़्यादा गैप से ना खुले, समझो आपको 35,900 तक मिल गया बेचने के लिए, 200 पॉइंट 250 पॉइंट नीचे, तो चांस ले सकते हैं। 35,850, 750 दो छोटे टारगेट, 525, 425 मीडियम टारगेट है, 325, 200 और 35,025 फाइनल टारगेट, जिसके लिए बैंक निफ्टी में कर सकते हैं बिक वाली। अब जो खरीदारी करने की राय है वो एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए दीप, और वो है 35,425 से 35,525 की रेंज में। मैंने बहुत सोचा कि ये रेंज को 35,525 से 35,750 रखूं क्या। 750 में भी आप करीबन 300 साढ़े 300 पॉइंट नीचे होते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हुई अभी नहीं।
750 में मूड बना सकते हैं लेने का, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही एग्रेसिव खरीदने की, इसलिए मैं इंतजार करूंगा अगर उस रेंज में मिले। 750 में लेना नहीं लेना वो खुलने के बाद देखेंगे। ओके, ठीक है, तो अभी ये रेंज रखिए, स्टॉप लॉस लगाइए 35,300 का, टारगेट 35,750, 850, 900, 975 और 36,050 ये बिकवाली के लिए, सॉरी खरीदारी करने के लिए। तो बेसिकली अगर खरीदारी करनी है इंडेक्स में तो सिर्फ एग्रेसिव वाले करें, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी। एग्रेसिव ट्रेडर में कई बार है ना, लेवल से ज्यादा है ना, इस बात के लिए दिया जाता है एग्रेसिव ट्रेडर्स के आप रेंज के निचले सिरे पर खरीदें। और अगर एग्रेसिव ट्रेडर ना कहूं तो आप स्टॉप लॉस लगाए नहीं लगाए। एग्रेसिव ट्रेडर सुनते ही आपको सबसे पहला काम ये करना है कि मुझे बिना स्टॉप लॉस नहीं खरीदना है, और ये मान के चलना कि मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। जब आप ये मान के चलते हो स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, तो आप सोच समझ के खरीदते हो, कम खरीदते हो और स्टॉप लॉस जरूर लगाते हो। मेरा काम हो गया। एग्जैक्टली, वहां पर पैसा बन जाता है। मैं बार बार इसीलिए कहता हूं, लॉन्ग टर्म सोच के पैसा लगाओगे तो शॉर्ट टर्म में बन जाएगा, शॉर्ट टर्म में लगाओगे तो पैसा बनने के चांसेस भी कम है, और वो इन्वेस्टमेंट भी अपने आप आपका लॉन्ग टर्म हो जाएगा। हर बार ही ऐसा इसीलिए। ठीक है सर, अंडरस्टूड। तो ये तो रही नई पोजीशंस की बात। बैन में कोई स्टॉक है नहीं, सीरीज का पहले ही दिन था, पर हाँ सर, जो आपने सेलिंग की बात करी, स्पेशली स्टॉक कैश में देखिए, साथ ही स्टॉक फ्यूचर्स भी छोटा अमाउंट बेचा है पर बेचा तो है बिल्कुल, और बड़ी बिक वाली है थी, इसमें कोई डाउट नहीं। 3650 की कैश में है, 350 करोड़ स्टॉक फ्यूचर, 4000 करोड़ के आसपास की स्टॉक्स की बिक वाली है। इंडेक्स में 450 करोड़ की खरीदारी की, हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग है। लोकल फंड अच्छा दम लगाकर 3500 करोड़ की खरीदारी, इनका आंकड़ा इंप्रेसिव है, इसमें कोई डाउट नहीं। वायदा कारोबार के डेटा में एक ही लेवल इंपॉर्टेंट है दीप, और वो है 17,000 के पुट पर 40 लाख शेयर हैं। इसके नीचे जाने पर समस्याएं बढ़ेंगी। क्यों बढ़ेंगी बता दूं। 40,000 17,000, 40 लाख 17,100, 20 लाख 17, यानी कि जैसे आप 17,000 के नीचे ट्रेड करते हैं दीप, 1 करोड़ शेयर तो आपके रिस्क पर आ गए। लॉन्ग पोजीशन सीरीज के पहले ही दिन सिर मुड़ाते ओले गिरे, वैसा वाला है। और 16,900 के नीचे करीबन 1.25 करोड़ शेयर हो जाते हैं। ये थोड़ा रिस्क आ जाते हैं। हाँ, आप कह सकते हैं सीरीज की शुरुआत हम तो खड़े रहेंगे, खड़े तो रहो, खड़े रहने में कब तक आप आड़े हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। सो स्टॉप लॉस मेंटेन करना जरूरी है, और 17,100 के ऊपर निकलकर टिकेंगे तो ही फ्रेश खरीदारी का वापस संकेत आएगा। 17,100 के कॉल्स पर 34 लाख शेयर हैं। सो बेसिकली 17,000 के नीचे ट्रेड करते ही आपके लिए थोड़ा लॉन्ग अनवाइंडिंग का खतरा बढ़ जाता है। फिर आज से शॉर्ट टर्म में ऐसे में कहाँ किधर कौन से मार्जिन बढ़ेंगे वो सब देखना होगा। बैंक निफ्टी 36,000 हल्का फुल्का सपोर्ट है, डेटा कम है। 35,500 अगला बड़ा सपोर्ट बैंक निफ्टी का निकल कर आता है, और 36,500 आपसे पार नहीं होगा, ये क्लियर कट है बैंक निफ्टी के लिए, यही डेटा नहीं। ठीक है सर, अंडरस्टूड। तो चलिए, ये है आपके लिए इस समय का पूरा एक्शन। बाजार गैप डाउन आने वाला है, उसके बाद आपको क्या करना है अनिल जी आपको समझा चुके हैं। स्टॉक्स ढेरों नतीजे आए हैं ओवर द वीकेंड, और काफ़ी सारी खबरें भी आई हैं, साथ ही ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई। जानते हैं कुशल, अरमान और आशीष के बताएं ट्रिगर्स और कुछ नंबर्स कौन से हैं। मॉर्निंग दीपांशु, ट्रिगर्स में निफ्टी से जो आने वाली कंपनियां हैं वहां पर सबसे बड़ा फोकस रहेगा, जिसमें ब्रिटानिया और HDFC लिमिटेड अपने नंबर्स डिक्लेयर करेगी। साथ ही F&O स्पेस से एलेम्बिक फार्मा, M&M फाइनेंशियल सर्विसेज पर भी फोकस रखिए। शॉर्ट टर्म ASM जो है वो F&O स्टॉक्स पर अप्लाई होगा, और F&O ट्रेड्स करने के लिए 50% कैश मार्जिन भी हो सकता है रिक्वायर्ड रहे। इनफैक्ट तेजस नेटवर्क 3.68 करोड़ शेयर वारंट जो है वहाँ जो कन्वर्जन के चलते यहाँ पर ये लिस्ट होते हुए नजर आएंगे। साथ ही पोस्ट मार्केट अर्निंग्स हैं जहां पर फोकस रखना है। सबसे पहले L&T फाइनेंस होल्डिंग्स, यहाँ पर NII करीबन 5% बढ़कर 1526 करोड़ पर आया है, और साथ ही कंपनी का मुनाफा भी 28% बढ़कर 342 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। लेकिन हमारा जो अनुमान था मुनाफे का वो 480 करोड़ रुपए का था। साथ ही कंपनी ने हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रिटेल डिसबर्समेंट किए हैं, करीबन 22% की बढ़त डिसबर्समेंट्स में आती हुई दिखी है। IDFC फर्स्ट बैंक स्टैंडअलोन आधार पर जो नंबर्स हैं बिलो एस्टिमेट्स दिख रहे हैं, हालांकि एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट है। GNPA 3.96% से घटकर 3.7%, मुनाफा लगभग 342 करोड़ पर आया है, अनुमान 386 करोड़ का था। NII लगभग 2,670 करोड़ पर आती हुई नजर आई है। SBI कार्ड्स पर भी फोकस रखिए, यहाँ पर मिले जुले नंबर्स हैं, क्योंकि मुनाफा अनुमान से बेहतर है, लेकिन बाकी जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वहाँ पर गिरावट रही है। NII 19% बढ़ी है, करीबन 1000 करोड़ पर आई है, हमारा अनुमान 1100 करोड़ का था। साथ ही कंपनी का मुनाफा लगभग 581 करोड़ पर आया है, 450 करोड़ के अनुमान के मुकाबले। GNPA 2.4% से घटकर 2.2%, लेकिन
लेकिन हमारा जो एसेट क्वालिटी का एस्टिमेट था GNPA का वो 2% का था। इनफैक्ट यहाँ पर इस SBI कार्ड्स पर फोकस रखने के साथ साथ आपको नज़र रखनी है कुछ कैश सेगमेंट के अर्निंग्स पर, जिसमें RPG लाइफ साइंस नंबर्स अच्छे आए हैं। मार्जिन 13.6% से 13% तो ऑलमोस्ट फ्लैट है। साथ ही कंपनी की आय में 12% का उछाल आया 104 करोड़ पर, और मुनाफा लगभग 7% बढ़कर 7.5 करोड़ पर आया है। तानला प्लेटफॉर्म्स नंबर्स कमजोर हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। आय 4% गिरी है, मार्जिन 21.6% से 20.4%, मुनाफा 11% गिरकर 141 करोड़। और अंत में सोनाटा सॉफ्टवेयर कमजोर नंबर्स, मार्जिन 6.4% पर फ्लैट है, मुनाफा लगभग 3% ही बढ़ा है। तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट फ्लैट रुझान है, लेकिन आय लगभग 21% गिरकर 1464 करोड़ पर आई है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ नतीजे जहां पर आपको रखनी है नज़र। अरमान, मॉर्निंग, बताएं कौन से नतीजे आपके पास? जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के नतीजे हैं, जिसमें आय 2% बढ़कर 123 करोड़ पर आई है। अगर आप EBITDA देखेंगे तो वहां पर 5% की बढ़ोतरी है, और अगर मार्जिन्स हैं वो लगभग फ्लैट रहे हैं, और मुनाफा है उसमें लगभग 4% की कटौती देखी गई है। तो मिक्स्ड नतीजे हैं। वर्धमान स्पेशल स्टील्स पर नतीजे हैं, जिसके नतीजे वीक आए हैं, क्योंकि जो आय है वो लगभग हालांकि 3% बढ़ी है, पर आप EBITDA देखेंगे तो उसमें 27% का कट देखा गया, और मार्जिन्स भी 15.6% से घट कर लगभग 11% पे आए हैं। और अगर मुनाफा देखेंगे, हालांकि मुनाफे में 10% की बढ़ोतरी देखी गई है। स्टार हेल्थ रेवेन्यू जो आय जो है वो तो अच्छी है, हालांकि बट लॉस आया है कंपनी को। पिछली बार भी लॉस ही था। आय जो है वो लगभग 255% बढ़कर आई है। EBITDA कंपनी ने लॉस ही दिया है, और लॉस जो है वो 957 करोड़ से घटकर अभी 82 करोड़ आया है। थायरोकोर टेक्नोलॉजीज नतीजे वीक आए हैं। आय जो है वो लगभग 10% घटी है। वहीं आप EBITDA देखेंगे तो 26% घटा है, और अगर मुनाफा देखेंगे तो वो भी 45% घटकर आया है। और अगर कंपनी ने 15 रुपये प्रति शेयर का इंतरिम डिविडेंड भी दिया है। जस्ट डायल नतीजे कमज़ोर आए हैं। आय जो है लगभग 5% घटी है। EBITDA देखेंगे तो आप कंपनी EBITDA प्रॉफिट में थी, वो EBITDA लॉस में आई है। और अगर मुनाफा देखेंगे तो मुनाफे में भी 35% का कट देखा गया है, वो 34 करोड़ से घटकर 22 करोड़ आए हैं। उषा मार्टिन के भी नतीजे अगर देखा जाए तो कंपेरेटिवली मार्जिन्स वीक हैं, बाकी सब पैरामीटर्स पे ठीक आए हैं नतीजे। आय जो है वो लगभग 17% बढ़ी हैं। EBITDA आप देखेंगे तो 5% बढ़कर 107 करोड़ के आसपास आया है। मार्जिन्स जो है उसमें भी थोड़ा कट देखा गया है, 15.5% से घटकर लगभग 14% के आसपास आए हैं। और मुनाफा देखेंगे, हालांकि मुनाफे में अच्छा उछाल देखा गया, 60% का उछाल देखा गया, और कंपनी ने 2 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड भी दिया है। अंत में सिलान एक्सप्लोरेशन है, नतीजे अच्छे आए हैं। आय जो है लगभग 55% बढ़ी है, और मुनाफा है वो लगभग 1 करोड़ से बढ़कर 3 करोड़ हो गया है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ और नतीजे जहां पर आपको रखनी है नज़र। कुशल, बताएं नतीजों के अलावा काफ़ी सारे और एक्शन भी हुआ ओवर द वीकेंड, क्या क्या खबरें हैं? और बिल्कुल दीपांशु, तो नतीजे तो थे ही, साथ ही अप्रैल महीने के ऑटो सेल्स आंकड़े भी आते हुए नजर आए। यहाँ पर फोकस रख लीजिए। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट मारुति सुजुकी अनुमान से कमजोर नंबर्स। मैं सभी आपको मंथ ऑन मंथ फिगर्स बता रहा हूँ, क्योंकि YOY फिगर जो है छोटा बेस होने के कारण वहाँ पर कंपेरेबल नहीं है। 11.5% गिरकर मंथ ऑन मंथ आधार पर 1,50,661 यूनिट्स पर आई। हमारा अनुमान 1,55,000 यूनिट्स का था। साथ ही टाटा मोटर्स यहाँ पर अनुमान से बेहतर नंबर्स आए हैं। 40,000 यूनिट्स के अनुमान के मुकाबले 41,587 यूनिट्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं, और मंथ ऑन मंथ आधार पर लगभग 2% इनकी सेल्स गिरती हुई दिखी है। टू व्हीलर सेगमेंट हीरो मोटोकॉर्प अनुमान से खराब नंबर, 7% गिरकर 4,18,622 यूनिट्स आए हैं। अनुमान 4,50,000 यूनिट्स का था। आइशर मोटर्स के रॉयल एनफील्ड की बिक्री आंकड़े भी आ चुके हैं, लगभग 8% गिरकर 62,155 यूनिट्स पर आया, और अनुमान 65,000 यूनिट्स का था। तो अनुमान से थोड़े से कमजोर हैं यहाँ पर भी आंकड़े। कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट टाटा मोटर्स का जो टोटल CV सेल्स है वहाँ पर 27,000 यूनिट्स का अनुमान था हमारा, उसके मुकाबले 30,838 यूनिट्स कंपनी ने बेचे हैं। मंथ ऑन मंथ आधार पर 34% की गिरावट रही है। आइशर मोटर्स VCV सेगमेंट यहाँ पर भी बेहतर प्रदर्शन रहा है। इनफैक्ट CV सेगमेंट ओवरऑल अच्छा दिख रहा है। 4,200 यूनिट्स इनका अनुमान था, 5,525 यूनिट्स कंपनी ने बेचे हैं। ट्रैक्टर सेगमेंट में एस्कॉर्ट्स के भी बेटर देन एस्टिमेट नंबर हैं। कुल सेल्स देखेंगे तो 17% गिरकर आई है 8,325 यूनिट पर, लेकिन अनुमान से बेहतर है 7,007 यूनिट्स का हमारा अनुमान था। इनफैक्ट एयरलाइन OMC स्पेस भी फोकस में रहेगा, क्योंकि ATF के दामों में यहाँ पर अगेन बढ़ोतरी हुई है 3.2% की, तो यहाँ पर फोकस रखिए। और अब ये जो दाम है ATF के रिकॉर्ड हाई स्तरों पर आते हुए दिख रहे हैं। फिनो पेमेंट्स बैंक यहाँ पर भी फोकस रखिए, क्योंकि शेयर धारकों ने चेयरमैन के रीअपॉइंटमेंट के खिलाफ वोट किया है, तो यहाँ पर इस वजह से ये फोकस में रहेगा। और साथ ही ONGC पवन हंस में स्टार 9 मोबिलिटी हिस्सा खरीदती हुई नजर आएगी, ऐसे कुछ खबरें आ रही हैं। और यहाँ पर करीबन 51% हिस्सा ये स्टार 9 मोबिलिटी खरीदते हुए नजर आएंगे। कुल मिलाकर ये 211 करोड़ रुपए की बोली लगाई। और अंत में जी पावर इंडिया, जहाँ पर ग्रीनको से इनको ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है, लगभग 863 करोड़ रुपए का, तो इस वजह से जी पावर इंडिया भी फोकस में रहेगा। बिल्कुल, तो नतीजों के साथ ऑटो बिक्री के आंकड़े हैं, कुछ और खबरें भी हैं, और अरमान कुछ और नई खबरों
खबरों के साथ भी हैं हमारे साथ। अरमान बताएं और कौन सी खबरें हैं आपके पास? डेल्टा कॉर्प, जिसमें एनजीटी जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, जिसने डेल्टिन कैरावेल में कामकाज बंद करने को कहा है और साथ साथ ये भी कहा है कि कोस्टल रेगुलेशन जोन से जब तक क्लियरेंस नहीं मिलता तब तक कामकाज रोकने के आदेश दिए हैं। हालांकि कंपनी ने एनजीटी के खिलाफ चुनौती के लिए वो आवेदन देगी। आप कोल इंडिया पर ध्यान रखिएगा, जिसमें अप्रैल के बिजनेस अपडेट आए हैं, जिसमें कुल उत्पादन 42 से बढ़कर 54 MT आया है, जो कि 28% की बढ़ोतरी है। और अगर आप कुल ऑफ टेक देखेंगे, जो वो 54 से बढ़कर 58 MT आया है, जो कि 6% की बढ़ोतरी है। मॉइल पर, जिसमें कंपनी ने मैग्नीज और अन्य उत्पादों की कीमत को रिवाइज कर दिया गया है। जो मैग्नीज और केमिकल अपग्रेड्स हैं उसकी कीमत 10% घटाई गई है। वेंकीज और गोदरेज एग्रोवेट पर ध्यान रखिएगा, जिसमें सूत्रों के हवाले से एक खबर है कि 5.5 लाख टन जेनेटिकली मॉडिफाइड सोया मिल इंपोर्ट को मंजूरी मिल चुकी है और ये 30 सितंबर 2022 तक करने का इंपोर्ट है। वेल्सपन इंटरप्राइजेज, जिसमें यूपी में सोमा इंडस्ट्रीज प्रोजेक्ट के लिए कंपनी को 1600 करोड़ के अतिरिक्त ऑर्डर मिले हैं। सूर्या रोशनी, जिसमें आईओसी से कोटेड और बेयर पाइप्स के लिए कंपनी को 609 करोड़ का ऑर्डर मिला है और अगले 11 महीनों में ये ऑर्डर पूरा किया जाएगा। और अंत में प्रमोटर एक्शन है, जिसमें एंजल वन के प्रमोटर राहुल ठक्कर ने शेयर्स बेचे हैं 0.05%, जो कि 41,200 शेयर्स हैं, वो 29 अप्रैल को बेचे गए हैं। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ और खबरें, कुछ प्रमोटर एक्शन भी आपकी स्क्रीन पर इन खबरों पर ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं, इस पर भी डालते हैं नजर FIR में। मॉर्निंग आशीष, पहले तो बड़ी कंपनीज पर जो नतीजे हैं उस पर क्या रिपोर्ट्स हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए ढेर सारी रिपोर्ट्स हैं। सबसे पहले निफ्टी की कंपनीज पर नजर डाल लेते हैं। मारुति यहाँ पर नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट आई है। जेपी मॉर्गन ने न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन जो लक्ष्य है वो 6,525 से बढ़ाकर 7,200 कर दिया। हालांकि इसके बाद भी देखें तो करंट मार्केट प्राइस से नीचे का ही लक्ष्य दे रहे हैं, क्योंकि 7,718 की जो है क्लोजिंग है। हालांकि इन्होंने ईपीएस के अनुमान में देखें तो पॉजिटिव बात है कि करीब 10% की जो है बढ़ोतरी भी की है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जेफरीज यहाँ पर खरीदारी की राय को बरकरार रखें और इन्होंने जो लक्ष्य है वो 9,100 से बढ़ाकर 10,250 कर दिया है। और ये मान रहे कि अच्छी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। कामकाजी तौर पर भी देखें तो नतीजे बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। यूबीएस ने खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, लक्ष्य बढ़ाकर 10,000 कर दिया है। और सिटी भी देखें तो खरीदारी की राय को बरकरार रखे 10,700 रुपये के लक्ष्य, यानी अधिकतर ब्रोकरेज हाउस देखें तो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स को लेकर बुलिश नजर आ रहे हैं मारुति के लिए। विप्रो यहां पर भी नतीजों का इंपैक्ट रहेगा। सीएलएस से आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हैं, 580 रुपए की लक्ष्य दे रहे, 509 रुपए की क्लोजिंग है। इसी के साथ देखें तो यूबीएस ने न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है 660 रुपए के लक्ष्य के लिए, और नोमिरा ने खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 690 रुपए के लक्ष्य के लिए। सभी मान रहे हैं कि डबल डिजिट ग्रोथ आगे देखने को मिल सकती है और अच्छे एग्जीक्यूशन का फायदा इस तिमाही के दौरान देखने को मिला है। इंडसइंड बैंक यहाँ पर सीएलएसए की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 1200 रुपए के लक्ष्य के लिए। कह रहे हैं कलेक्शंस जो है वो इंप्रूव है। साथ में अगर आप देखें तो सीवी कारोबार में भी जो है अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिली है। क्रेडिट स्विस ने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 1150 रुपए के लक्ष्य के लिए। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग दी है 1300 रुपए के लक्ष्य दिया। नोमिरा देखें तो खरीदारी की राय को बरकरार रखे हैं 1285 रुपए के लक्ष्य के लिए। अल्ट्राटेक सीमेंट यहाँ पर सीएलएसए खरीदारी की राय को बरकरार रखे हैं 6,630 की क्लोजिंग है, 7,980 रुपए का लक्ष्य दे रहे और मान रहे कि ये जो नतीजा है इनके अनुमान से बेहतर देखने को मिल रहा है और कॉस्ट एफिशिएंसी का फायदा देखने को मिला है। क्रेडिट स्विस ने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 7,500 के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये तो रही बड़ी कंपनीज, निफ्टी कंपनीज पर रिपोर्ट्स पर। और कौन सी कंपनीज पर रिपोर्ट्स हैं आशीष? दीपांशु, एसबीआई का आज जहां पर भी नतीजों का असर देखने को मिलेगा। जेपी मॉर्गन खरीदारी की राय को बरकरार रखे, लक्ष्य बढ़ाकर 1250 कर दिया। नोमिरा खरीदारी की राय दे रहे हैं, सिमिलर लक्ष्य दिया, उन्होंने भी 1250 का लक्ष्य दिया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है, नेगेटिव व्यू बरकरार है क्योंकि अंडरवेट की रेटिंग दी है, 33 रुपए का लक्ष्य दिया, 40 रुपए की क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि जो कामकाजी तौर पर यानी प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इनके अनुमान से 14% कम है। क्रेडिट स्विस ने भी न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है और लक्ष्य जो है वो घटाया 50 से घटाकर 43 रुपीस का कर दिया है। एम्फेसिस अंत में यहाँ पर नजर रखेगा, मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 3,635 के लक्ष्य के लिए और नोमिरा ने भी न्यूट्रल की रेटिंग दी है 3,210 का लक्ष्य दिया। ओके, तो ढेर सारी रिपोर्ट से नतीजों के दम पर एक्शन दिखेगा भरपूर और रिजल्ट्स की भी लंबी लिस्ट, तो ढेर सारे स्टॉक्स है जिन पर करनी है बातचीत। लेकिन करते हैं हफ्ते की शुरुआत पिक ऑफ द वीक के साथ। पिछले हफ्ते काफी छुट्टियां मनाने के बाद इस हफ्ते फिर कल छुट्टी मनाने का इरादा रखने वाले कुणाल जी के साथ करेंगे शुरुआत। गुड मॉर्निंग सर, बताएं पिक ऑफ द वीक। अनिल जी, देखिए देश के सर्वश्रेष्ठ हिंदी बिजनेस चैनल के संपादक महोदय को अनिल जी बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। अनिल जी धन्यवाद कुणाल जी। और साथ ही अनिल जी दीपांशु को भी गुड मॉर्निंग। अनिल जी एक छोटा सा प्रश्न है अनिल जी। जी
अनिल जी देखिए, हम लोग टीवी पर देखते हैं ये जो फिल्मी जगत का अवार्ड फंक्शन होता है अनिल जी, इसमें लोग एकदम अनिल जी भावुक स्पीच देते हैं अवार्ड पाने के बाद। हाँ। और अपने पूरे परिवार को, सभी मित्रों को, सहयोगियों को, सबको धन्यवाद करते हैं, उनका नाम लेते हैं। तो अनिल जी सवाल यह है कि जब आपको ये पुरस्कार मिला, अवार्ड मिला अनिल जी, तो क्या दिल्ली के अनिल जी 2 आपके मित्रों का नाम लिया था अनिल जी आपने? मुझे किसी ने स्क्रिप्ट लिख के ही नहीं दी। मैं तो एंकर हूँ, जो लिखा हुआ सामने आता हूँ पढ़ देता हूँ, मन से तो कभी कुछ बोलते ही नहीं। आपको तो पता ही मैं उस तरह का एंकर हूँ। आज तक जो सामने लिख के आए वो पढ़ देता हूँ। पता करना पड़ेगा कौन था शो डायरेक्टर जिसने स्क्रिप्ट लिख के नहीं दी। लेकिन कोई डाउट ही नहीं है उसमें। आपका, राकेश जी का जो पहले दिन से साथ है और कई सालों से जैन साहब का हमारा साथ है, बाकी हमारे सारे एक्सपर्ट्स हैं जो एक्सक्लूसिवली जी बिजनेस के साथ है। ऐसा दमदार पैनल, यही ऐसा दमदार चैनल बनाता है। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। ये अवार्ड सिर्फ चैनल का नहीं है, सिर्फ हमारे सहयोगियों का नहीं है, आप सबका भी है और हमारे सारे दर्शकों का भी है। तो कुणाल जी अनडाउटेडली, और मैं ऑनेस्टली ये कहना चाहता हूँ, जब मैं अवार्ड ले रहा था तो 100% हमारे सारे टीम मेंबर्स की, हमारे सारे एक्सपर्ट्स की और हमारे सारे दर्शकों की मुझे दिल से याद आई थी कि हाँ ये उनकी वजह से। तो आप भी बधाई के उतने ही पात्र हैं और आपका भी उतना ही योगदान है। बताएं सर, अब पिक ऑफ द वीक। अनिल जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनिल जी देखिए, बाजार में तो आज हड़कंप है। मेरी खरीदारी की राय पूरे सप्ताह के लिए रिलायंस पर है अनिल जी, और मुझे लगता है कि बाजार अगर गिरता है तो रिलायंस में आपको खरीदारी का एक बहुत शानदार मौका मिलेगा। तो नीचे के लेवल्स पर कंडीशनल बाय है कि गिरावट आती है और रिलायंस आपको 2725 के आसपास मिलता है, तो उन स्तरों पर बाय करें। 2700 के नीचे एक स्टॉप लॉस रखें, 2725 के आसपास खरीदें और पूरे सीरीज के लिए इसको रखें। और इस सप्ताह के लिए जो मेरा टारगेट है वो 2825 का है, 2825 का। तो गिरावट में रिलायंस पर खरीदारी कराएं। बिल्कुल कंडीशनल बाय है, 2725 के आसपास या इसके नीचे खरीदें। 2700 का स्टॉप लॉस, टारगेट रखें 2825 का, ये ध्यान में रखें। कहीं ऐसा न लगे आपको कह रहे स्टॉप लॉस तो 100 रुपये नीचे, 90 रुपये नीचे, तो कंडीशनल बाय, ये ध्यान में रखिए। बंसल जी सुप्रभात, बताएं सर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दिवांशु। पहले तो अनिल जी आपको अनिल जी मुबारकबाद है फॉर द अनदर फेदर इन दी कैप के लिए अनिल जी। वाह, दिल छू गई आपकी मुबारकबाद। बाकी सबसे अलग इंग्लिश में, और इतनी सुबह सुबह एक साथ इंग्लिश, बंसल जी दिल खुश कर दिया आपने। अवार्ड से ज्यादा खुशी आपकी इंग्लिश सुन के हुई। अब बताएं सर, पिक ऑफ द वीक। अनिल जी देखिए, बड़ी मेहनत करी अनिल जी कुछ अलग से हटके सोचने के लिए। अनिल जी हिंदी तो कुणाल जी अच्छी बोल लेते हैं, तो मुझे मालूम था ये वन लाइनर अनिल जी इंग्लिश है तो नहीं बोल पाऊंगा। तो बिल्कुल सर। और अनिल जी जो मेरा जो पिक ऑफ द वीक है अनिल जी, वो संकट मोचन आईटीसी है अनिल जी। सारे मतलब कि मौसम को वो मतलब कि खड़ा रहा है, तो मुझे लगता है आईटीसी में नीचे में 254 का सपोर्ट है, वो टूटेगा नहीं। तो गिरावट में आईटीसी में खरीदारी की राय है 254, 254 का स्टॉप लॉस है, 271 के टारगेट के लिए आईटीसी है मेरा पिक ऑफ द वीक। ओके, तो आईटीसी में खरीदारी करने की राय, 254 का स्टॉप लॉस, 271 के टारगेट। सिमी जी गुड मॉर्निंग, बताएं पिक ऑफ द वीक। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग दीपांशु। मेरे तरफ से पिक ऑफ द वीक होगा एक सेल कॉल, और उसमें भी एक दिग्गज है जिसमें मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकती है। मारुति नंबर्स के बाद थोड़ा बहुत करेक्शन दिखाया था, और इसमें जो फॉर्मेशन है एक 4-5 ट्रेडिंग सेशन का कंसोलिडेशन था। 8000 के ऊपर जाके सस्टेन करने का कोशिश भी किया था, पर कभी क्लोजिंग 8000 के ऊपर नहीं दे पाई। और फ्राइडे का सेशन में जितना बड़ा ब्रेकडाउन इसमें देखने को मिला था, मतलब एक बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न फॉर्मेशन है, और जिसके बाद मुझे लगता है कि इस वीक में थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिल सकता है। तो करंट लेवल पर या थोड़ा बहुत रैली पर सेल करने का सलाह होगा। 7800 तक रैली का इंतजार करेंगे, सेल करेंगे। करंट लेवल पे भी किया जा सकता है। 7950 के ऊपर स्टॉप लगाएंगे, और लोअर टारगेट्स होगा 7500 से 7350। इस रेंज के बीच में ही मारुति का सपोर्ट है। मुझे लगता है कि वापस से सपोर्ट में आने के बाद इसमें फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए। ओके, तो डिस्क्लोजर ये है कि ये स्टॉक मेरा पोर्टफोलियो में है, पर उस पोर्टफोलियो का स्टॉक के साथ इस पीक ऑफ द वीक का सेल कॉल का कोई रिलेशन नहीं है। नहीं, पोर्टफोलियो में तो खरीदा हुआ है ना, आप तो बेचने की राय दे रहे हैं। खरीदा हुआ है हाँ। ना हाँ। ओके, चलिए, तो सिमी जी की तरफ से राय है बिकवाली की मारुति के फ्यूचर्स में ये बेचकर चले। आप आइए, तैयार है हमारे साथ सुमित जी भी। गुड मॉर्निंग सुमित जी, बताएं पिक ऑफ द वीक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग।
अनिल जी सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो, इसी तरह से अवार्ड जीतते रहे और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड कायम करते रहे, तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। अरे आप एक मिनट सुनिए, एक रिक्वेस्ट छोटी सी, खाली यहाँ आपको बहुत बहुत बधाई, यहाँ तक जो बधाई होते ही है वो पिक्चर दिमाग में आने लगती है। बधाई हो वाली देखी है ना आपने भी? देखी नहीं देखी? देखी है ना? हाँ, तो हम उस जमाने में पहुंच चुके हैं बधाई हो वाली पिक्चर में, इसलिए खाली बधाई तक ही रखिए। हो में पता नहीं जैन साहब आपको आई नहीं आई वैसी फीलिंग? कोरिलेशन देखो 9:15 बजे के बाद तो आंसू निकलने ही है, जब मार्केट खुले उससे पहले थोड़ा मुस्कुरा ले। अच्छा बताए सर, बधाई मैंने ले लिए, हो हटा दिया है, पिक बताए, पिक ऑफ द वीक बताए सर। जी बिल्कुल अनिल जी, बहुत बहुत बधाई। हाँ। तो अनिल जी अब जो स्टॉक लग रहा है वीक वो है भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल के अंदर परसों यानी लास्ट वीक भी गिरावट देखने को मिला था और अभी भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ से और फॉल देखने को मिल सकता है। 720 710 के टारगेट्स के लिए बिकॉली करना है, 755 का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है, तो भारतीय एयरटेल में छोटा मोटा करेक्शन प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है 720 से 710 के टारगेट्स के लिए। भारतीय एयरटेल में करनी है बिकवाली, ये है आपके लिए राय इस वक्त सुमित जी की तरफ से। तो शॉर्ट कॉल भी आ रहे हैं आज सुबह सुबह, बढ़िया है। आइए जेन साहब का करते हैं स्वागत। सर गुड मॉर्निंग, बताएं पिक ऑफ द वीक। बस अनिल जी आज तो कॉन्ग्रेचुलेशन देने में भी डर लग रहा है, जिस तरीके से सबने कॉन्ग्रेचुलेशन दिया और आपके जो रिएक्शन इतने जबरदस्त, इतने विटी, गजब का था, मजा आ गया। आज कॉन्ग्रेचुलेशन का वो माहौल देख के ही मजा आ रहा है। बट एनीवेज अनिल जी, मुझे जो सबसे अच्छा लगा, देखिए बेस्ट चैनल, बेस्ट पैनल, बेस्ट टीम, ये सब तो है ही है, ये तो अवार्ड तो मिला है। बाकी हमें तो पता ही है कि बेस्ट चैनल जिस दिन आपने ज्वाइन किया उसके 2-3 महीने में समझ में आने लग गया कि गेम डिफरेंट हो गया है, पूरा बहुत बड़ा डिसरप्शन आ गया है पूरे चैनल इंडस्ट्री में। मतलब बिजनेस न्यूज को और जो लोगों के हार्ट्स तक पहुंचने का जो तरीका जो चेंज किया, और हमने जो प्रेजेंटेशन आपने जो बनाया पूरा ओवरऑल, इट्स अमेजिंग। क्योंकि ये जब अब जैसे ही खुला अनलॉक हुआ और लोगों के पास जाने लगे हैं तो पता चलता है कि क्या हो रहा है। लोगों को, जो गांव में बैठे हुए लोगों को, जो शेयर मार्केट अब समझ में आ रहा है, दुनिया समझ में आ रही है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, हर चीज, ये एक बहुत बड़ा एक रिवॉल्यूशन लाया आपने अनिल जी। उस चीज के लिए बधाइयां। अवार्ड्स तो देखिए मिलना ही मिलना, उसमें कोई बात ही नहीं, इट्स जस्ट अ रिजल्ट। बाकी न्यूज पर व्यूज जो आपका शो है, मैं इस शो की वजह से सबसे पहले, अगर सबसे ज्यादा, मुझे नहीं पता कि और बाकी लोग ने भी आपको दिया ही होगा, सबसे ज्यादा मैं अगर लाइक करता हूं किसी शो को पूरे चैनल पे तो न्यूज पर व्यूज। इतना बढ़िया इंटरव्यू होता है। हम जयपुर बैठ के मैनेजमेंट को हम सुन नहीं पाते हैं, कई बार हम कॉन कॉल्स पे नहीं जा पाते हैं, बट यहीं पे हमारा कॉन कॉल हो जाता है फंडामेंटल रिसर्च में। इससे बढ़िया, कई लोग बोलते हैं कि हम टीवी देखते ही नहीं है, हम बहुत बड़े एनालिस्ट हैं, हम टीवी नहीं देखते, हम टेक्निकल्स देखते हैं, नॉइज है टीवी में। बोला बॉस बाकी सब ठीक है, मगर आपको अगर मैनेजमेंट को सुनना है, अगर एक्चुअल रिसर्च करनी है तो न्यूज पर व्यूज देखना ही पड़ेगा। मेरे हर प्रेजेंटेशन में, हर लेक्चर में, फिजिकली मैं कहीं भी जाता हूं तो सबसे पहले मैं न्यूज पर व्यूज की बात करता हूं अनिल जी। बहुत अच्छा लगा मुझे न्यूज पर व्यूज को अवार्ड। धन्यवाद जैन साहब, कांग्रेचुलेशंस। बिल्कुल धन्यवाद, दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 4 सालों से नहीं, आपका तो साथ हमारा मेरे ख्याल से कितना 10 साल तो हो गए होंगे आराम से, 10 साल से ज्यादा हो गए होंगे, बिल्कुल 12 साल हो गए। तो बस ऐसे ही आपका प्यार और साथ बना रहे। थैंक यू सो मच सर। अब बताएं आपकी पिक्स। यस अनिल जी, देखिए एक स्टॉक AIA इंजीनियरिंग है जिसको मैं सोच रहा हूं कि दिया जा सकता है। बाकी डर बहुत लग रहा है जिस तरीके का मार्केट का माहौल बना, और हर बार ये अपने टेस्ट कर रहा है अपने 200 डेमास के, वहां पे आ रहा है, ऊपर के लेवल्स बहुत स्ट्रांगली रजिस्ट कर रहे हैं। बट एनीवेज मुझे लगता है कि इंश्योरेंस कंपनीज पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से LIC का IPO आ रहा है तो मुझे लगता है कि GIC RE कैन बी वन ऑफ द स्टॉक्स। HDFC लाइफ पे ध्यान दे सकते हैं, SBI लाइफ है, MCX बहुत ज्यादा टूटने के बाद वापस से मुझे लगता है कि एक बाउंस बैक की तरफ जा रहा है। सो AIA इंजीनियरिंग, GIC RE, HDFC लाइफ, SBI लाइफ एंड MCX, सो ये सारे स्टॉक्स मैं आज दूंगा। ये हैं वो सारे स्टॉक्स जहां पर जैन साहब की तरफ से गिरावट में खरीदारी करने की राय। AIA इंजीनियरिंग, MCX, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आपको करना है फोकस। आइए फोकस करते हैं रिसर्च पर, और आइए नतीजों की रिसर्च पर, नतीजों के विश्लेषण पर। वक्त है वरिंदर रिजल्ट एक्सरे का। गुड मॉर्निंग वरिंदर, स्वागत है आपका। करते हैं शुरुआत अच्छे नतीजों के साथ। बताएं इस वीकेंड पर कौन से रिजल्ट्स आपको पसंद आए?
गुड मॉर्निंग सर एंड कंग्रेचुलेशंस। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि अभी तो ली है अंगड़ाई, बाकी है बहुत लड़ाई। सो अभी तो इट्स जस्ट शुरुआत। बहुत बहुत लंबी पारी बाकी है आपकी। सो हौसला अफजाई है आपके साथ, बट बहुत आगे और जाना है। बिल्कुल, धन्यवाद। अंगड़ाई भी ठीक है, आगे जाना भी ठीक है, लड़ाई किसी से नहीं है। सबसे प्यार मोहब्बत है, सब अच्छा काम करें, सब आगे बढ़े, ये बढ़िया है, ताकि दर्शकों को जो चैनल देखें, जो प्लेटफॉर्म पे देखें, जहाँ डिजिटल देखें, लीनियर पे देखें, ब्रॉडकास्ट टीवी देखें, जहाँ भी देखें, दर्शकों को अच्छा कंटेंट मिलना चाहिए। इसलिए सब लोग अच्छा करें, ये सबके लिए अच्छा है। और मैं तो चाहता हूँ कि जितना मजबूत कंपटीशन होता है, आप तो जानते हैं, आप तो मीडिया में वेटरन रहे हैं, इतना काम किया है, आपको पता है कि जब मजबूत कंपटीशन होता है तो काम और ज़्यादा अच्छा निकल कर आता है। तो जैसे कहते हैं ना, लोकतंत्र में भी विपक्षी दल होना बहुत ज़रूरी है, वैसे ही हर फील्ड में कंपटीशन होना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतना अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है। तो हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, अपने आप से है, कल से आज बेहतर करना है। और उसमें आपका कॉन्ट्रीब्यूशन, आपका हमेशा योगदान रहा है। हर बड़े मौके पर आप हमारे साथ होते हैं, नतीजों का विश्लेषण करने से लेकर बजट तक। तो वरिंदर, दिल से आपका भी धन्यवाद, और ये सफलता में आपका भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। थैंक यू सो मच सर। झगड़ा किसी के साथ नहीं है, बट प्यार आपके साथ। हाँ, ये बढ़िया लगी थी, ये पसंद आई, बिल्कुल ठीक बात है जी। सर रिजल्ट्स में सर मैं बार बार बोल रहा हूँ सर, इस बार रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। लोकल ग्लोबल जो भी देख लो, टेक्नोलॉजी हैज बीन द वीकेस्ट सेक्टर। अमेजन, विप्रो, ये इन्फोसिस, ये सब के सब है। जो कमोडिटी की तरफ है शॉक सर, कंपनीज हैं, उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो अगर एक सब्जेक्ट जो लास्ट 2 दिन में बहुत ही शानदार नंबर्स दिए, वो है सोडा ऐश। और सोडा ऐश की कोई भी कंपनी जैसा, चाहे वो टाटा केमिकल्स हो, चाहे वो GHCL हो, मतलब कि इतने अच्छे नंबर किसी भी एनालिस्ट ने स्ट्रीट में सोचे नहीं थे जितने अच्छे नंबर्स इसके आए हैं। आप टाटा केमिकल्स के नंबर्स देखिए सर, YoY तो 32% ऊपर है, सेल्स पर 10% ऊपर है, क्वार्टर भी। इसका सोडा ऐश का वॉल्यूम सर 6% ऊपर है। और ऑफ कोर्स सर ये समझना पड़ेगा कि इसमें जो रियलाइजेशन है, मतलब जितना भी ग्रोथ आ रहा है, 32% जो YoY ग्रोथ आया, उसमें से वॉल्यूम ग्रोथ उतना नहीं आ रहा है। वॉल्यूम ग्रोथ तो 6-7% ही है। बाकी का जो 25-26% जो है, वो दैट इज कमिंग ओनली ड्यू टू प्राइसिंग, द वैल्यू। तो वैल्यू का बहुत ग्रोथ आ रहा है, जिसके कारण आपको नंबर्स इतने शानदार दिख रहे हैं। बट गुड पॉइंट इज कि इन्होंने अपने एबिटा मार्जिन्स को भी बहुत तकड़े से रखा हुआ है। एबिटा जो है कंपनी का 20% ऊपर क्वार्टर गया। YoY की बात ही नहीं कर रहा हूं सर, मार्जिन 19% गए। अभी भी स्टॉक कुछ 17-18 टाइम पे ट्रेड करता है सर, TTM बेसिस पे सस्ता स्टॉक है। बट मैनेजमेंट का कमेंट्री बहुत स्ट्रॉन्ग था सर, क्योंकि उन्होंने बोला कि सोडा ऐश का जो इंडस्ट्री है ग्लोबली, वो देख रहे हैं कि अगले 12 से 18 महीने भी दे आर सीन कि हाँ भी फेवरेबल है, डिमांड सप्लाई सिनेरियो उनके लिए अच्छा है, और वो मार्केट बॉइंट रहेगा। अगर वो मार्केट बॉइंट रहेगा तो प्राइसेस ऊपर रहेंगे, तो इनको और बेनिफिट आएगा। आप GHCL देखिए सर, मतलब GHCL आउट ऑफ नोवेयर ऑनेस्टली आई वाज सरप्राइज, क्या नंबर्स आए। सेल्स 27% ऊपर क्वार्टर सर। एबिटा पर MT, जो मैं अगर आपको जो वैल्यू की बात कर रहा था, मतलब लास्ट क्वार्टर कुछ 6,600 पर मेट्रिक टन था, इस बार सर 12,800 रुपए मेट्रिक टन। तो वैल्यू देखिए, जो वैल्यू है सोडा ऐश का, जो उनको रियलाइजेशन होता है, वो ऑलमोस्ट डबल हो गया क्वार्टर। मतलब दैट इज द काइंड ऑफ फेरोसिटी व्हाट सम ऑफ दिस कंपनीज आर सीइंग। एबिटा 250 करोड़ से 400 करोड़ हो गया। मार्जिन सर 25% से 32% क्वार्टर हो गया, और स्टॉक नॉट टेम्परेट कर रहा है। सो अगर वन सेगमेंट व्हिच डिड वेरी वेरी वेल वाज सोडा ऐश इन द लास्ट 2 days। और कैनफिन होम्स सर, डिस्क्लोजर, I own personally, I have advised to clients, we have been very bullish on this company for a long time। I don't know ये स्टॉक 6-7% क्यों गिर गया था फ्राइडे को। लोग बहुत तरीके की बातें कर रहे थे रिजल्ट्स के बारे में, मैनेजमेंट की तरह। बट अगर आप नंबर्स देखेंगे सर, तो मेरे ख्याल में दिस कंपनी इज गोइंग स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। ऑल टाइम हाई नेट इंटरेस्ट मार्जिन इस कंपनी के आए हैं। 16 क्वार्टर हाई निम्स है 4.15 पे। अगर इसका मतलब लास्ट का आप कैसे भी ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए सर, तो ये कंसिस्टेंटली एसेट्स अंडर मैनेजमेंट हर क्वार्टर 6-7% ग्रो कर रहा है। क्योंकि एसेट अंडर मैनेजमेंट का जो ग्रोथ है वो 19 क्वार्टर हाई है सर, 19 क्वार्टर हाई। डिसबर्सल 35% ऊपर है, YoY 9% ऊपर है क्वार्टर। लोन बुक 27,000 करोड़ पहुंच चुकी है। इंडस्ट्री बेस्ट GNPA सर, क्योंकि आज भी इसका 0.71 से 0.64 इसका GNPA आ चुका है। तो हर तरीके से आप देखिए, चाहे निम्स देखिए, एसेट क्वालिटी देखिए, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट देखिए, ROA देखिए, ROE देखिए, इट इज फैंटास्टिक। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि HDFC के नंबर्स आएंगे, तो मैं इसको HDFC के साथ कंपेयर करने की कोशिश करूंगा कि HDFC ने कैसा किया इसके विपरीत। बट अदरवाइज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर्स फ्रॉम कैनफिन होम्स। छोटी और कंपनीज से जिनकी मैं बात नहीं करूंगा, बट अगर मैं 3 कंपनीज देखूं तो सोडा ऐश एंड कैनफिन होम्स
वेरी सॉलिड नंबर्स। बिल्कुल प्रोफेसर, तो ये है दमदार रिजल्ट, लेकिन कुछ उम्मीद के मुताबिक और कमजोर नतीजे भी हैं। वरिंदर, आपसे उनका भी विश्लेषण लेंगे, लेकिन एक बार 9 बजे के पहले हमें हेडलाइन लेनी, तो जल्दी से करते हैं फर्स्ट ट्रेड की शुरुआत हेडलाइंस के साथ, बाद बाकी बचे हुए नतीजों का विश्लेषण।